वेलकम टू डीआर पार्स ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें दूसरा टॉपिक था आपका मिखाइल गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। मतलब कि मिखाइल गोर्बाचेव का आगमन हो जाता है सोवियत संघ के राजनीति में, और लेकिन इसके बाद यूएसएसआर जो है, सोवियत यूनियन जो है, सोवियत संघ जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका पतन भी शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे होता है, क्या कारण थे उसके पतन का, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसका परिणाम वहां की राजनीति पर क्या हुआ, वहां की जनता के जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सो शुरू करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ये कौन थे मिखाइल गोर्बाचेव? became जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। कॉमनली ये माना जाता है कि किसी भी संस्था के प्रेसिडेंट के बाद, जो उसका अध्यक्ष होता है, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जो होता है महासचिव, उसी के पास सारी अथॉरिटी होती है, सारे पावर्स होते हैं, सारे अधिकार होते हैं। मतलब अध्यक्ष के एब्सेंट में जनरल सेक्रेटरी सारा डिसीजंस ले सकता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले जो हमने पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री मतलब नाटो वाले कंट्री से, नाटो का अर्थात क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसके देशों से किस तरह से लैगिंग बिहाइंड, मतलब वो कैसे पीछे चल रहे थे, इसके बारे में आपको बताया था। तो उसी डूबती नैया को पार लगाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अब मिखाइल गोर्बाचेव क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, मतलब सुधार को बताया गया। कौन से सुधार को लागू किया गया? नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब जो नाटो कंट्रीज थे उनके साथ अपने संबंध सुधारने की तरफ इन्होंने जोर दिया। मतलब सोशलिज्म के जगह पर इन्होंने कैपिटलिज्म की पॉलिसी को थोड़ा सा अपनाने की कोशिश किया, लेकिन इसमें काफी हद तक ये सफल भी हुए और काफी हद तक सफल नहीं भी हुए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, इन्होंने राजनीतिक सुधार करने की बात सोची और काफी हद तक किया भी। और लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन, देखिए दोस्तों, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है लोकतांत्रिक। जो यूएसएसआर अर्थात सोवियत यूनियन में डेमोक्रेटाइजेशन नाम का शब्द नहीं था, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों से अत्याचारी तरीके से शासन कर रही थी, और वहां पर लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं था। अगर लोकतंत्र ही नहीं है तो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। तो इस सब के बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने आते ही क्या सुधार किया? डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब जनता की बात सुनी जाए, जनता क्या सोचती है उसकी इच्छा और आकांक्षा को पूरी की जाए। मतलब कि सिटीजन्स के डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस की बात इन्होंने सोची। लेकिन काफी लोगों ने ये कहा, एक राजनीति का एक तबका ये बोला कि नहीं, इनका जो सुधार का तरीका है वो रैपिडली है, मतलब काफी तेज गति से हो रही है। लेकिन कुछ लोग कहते थे इस तरह से, अगर इस रफ्तार से अगर सुधार करेंगे तब तो नैया पार लगेगी नहीं, नैया डूब जाएगी। किसकी नैया? यूएसएसआर की नैया, सोवियत यूनियन की नैया। लेकिन इनके जो अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो भी इनका विरोध करने लगे, क्योंकि उनके सारे प्रिविलेजेस इन्होंने खत्म कर दिए, सुख सुविधाएं खत्म कर दिए, और लोगों के बीच में लोगों को अधिकार देना शुरू कर दिया। अब लोग आवाज उठाने लगे, तो जिसके कारण क्या हुआ कि अपने ही पार्टी के नेता इनके विरोध में खड़े हो गए। तब इनके पास दो बातें हुई, एक तो जनता का जन सैलाब उमड़ गया, दूसरा कि अपने ही पार्टी के नेताओं का साथ नहीं रहा, समर्थन नहीं रहा, जिसके कारण ये काफी हद तक सुधार करते करते भी ना कर पाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन, मतलब सोवियत संघ के पतन की शुरुआत यहीं से हो गई थी। अब
एक दूसरे नेता का उदय होता है राजनीति में। किसकी राजनीति में? सोवियत यूनियन की राजनीति में। आपके भारत में भी होता है, हर पार्टियां हैं, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, और हर एक नेता के बाद दूसरा नेता, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो कोई नहीं कोई नेता आता है और कोई उसकी नैया पार लगाता है। तो चलिए अब यूएसएसआर की नैया किसके हाथों में जाती है, बागडोर, जरा उसके बारे में बात करते हैं। सो बोरिस येल्त्सिन, अब एक नया नेता उभर के आता है, कौन? बोरिस येल्त्सिन। ये कौन थे? इमर्ज एज ए नेशनल हीरो 1991, 1991 में ये वहां के राष्ट्रीय हीरो के रूप में, नेशनल हीरो के रूप में राष्ट्रीय पटल पे सोवियत यूनियन के उभर कर आए। उन्होंने क्या क्या काम किए, इनके अचीवमेंट क्या थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। वन पॉपुलर इलेक्शंस एंड शुक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब वहां के जो प्रसिद्ध इलेक्शन था वो जीत गए, और वहां का जो कंट्रोल था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया, उसको उसने हिलाकर रख दिया। मतलब यूएसएसआर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। अब है पावर बिगेन टू शिफ्ट सोवियत यूनियन टू रिपब्लिक्स, मतलब सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके पावर शिफ्ट होकर कहां जाने लगी? रिपब्लिक, मतलब लोगों के हाथों में जाने लगी। इन्होंने ये कहा कि अब हम लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स की बात करेंगे, ताकि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर हो और यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होने से हम बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? In December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, 3 major republics of USSR, ध्यान दीजिएगा, यूएसएसआर की 3 जो बहुत बड़े गणराज्य थे, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर कौन थे? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर्ड डिसबैंडेड, मतलब कि यूक्रेन, रशिया और बेलारूस ने अपने आप को सोवियत संघ से अलग कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया, घोषित कर दिया कि हम अब इसके पार्ट नहीं रहे। These 3 republics are not will not be the part of anymore of the Soviet Union, तो हम इसके पार्ट नहीं रहेंगे, हम इसका हिस्सा नहीं है, अब जो है हम अलग हो चुके हैं। Capitalism and democracy were adopted as the base of the post-Soviet republic. सबसे पहले क्या था यूएसएसआर सोवियत यूनियन में? सोशलिज्म को बढ़ावा देना, कम्युनिज्म को बढ़ावा देना, समाजवाद और साम्यवाद को अपनाया गया था। लेकिन जैसे ही बोरिस येल्त्सिन आए, वहां की राजनीति में भूचाल सा आया और सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जगह पे क्या आ गया? कैपिटलिज्म, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था, और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन दोनों को अपनाया गया, जो नाटो कंट्रीज के द्वारा, अमेरिका वाले ग्रुप के द्वारा अपनाया गया था, ताकि इसका विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बोरिस येल्त्सिन यूएसएसआर की राजनीति में एक नई उम्मीद लेके आए थे। अब इसके बारे में ही हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार है। सो फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, मतलब सोवियत यूनियन जो है कि क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ये जो है आपके 6 मार्क्स में आएंगे, इसमें गारंटी है। अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर नहीं आता है, अगर नहीं, ये 100% आएगा, गांठ बांध लो ये बात। तो इसमें क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर में आएगा ही आएगा कि सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, या सोवियत संघ के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो कारण के बारे में ध्यान देंगे, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सो पहला पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब कि यूएसएसआर में जो कंज्यूमर गुड्स की उपलब्धता पहले काफी मात्रा में थी, अब उसी चीज की उपलब्धता बहुत ही कम हो गई। क्यों? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, क्योंकि यूएसएसआर के पास अब इकोनॉमी जो थी उसकी बिल्कुल चरमरा गई थी, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि अल्प विकसित व्यवस्था में पहुंच गई थी। इसके कारण जब फंडिंग ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में सामान कहां से होंगे, जब गुड्स अवेलेबल नहीं होगा, सामान उपलब्ध नहीं होगा, तो उपभोक्ता की मांग को पूरी कैसे की जा सकती है। तो पहला कारण तो यह था कि उपभोक्ता के खाद्य वस्तुओं में कमी आई। दूसरा, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्था थी उसमें आपस में ही क्लेश होने लगा,
कलह कलेश होने लगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, और जब आपस में ही फूट डल जाती है तो सामने वाला फायदा उठा के चला जाता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी रामायण में, और आजकल रामायण भी चल रहा है टीवी चैनल पे, कि घर का विभीषण जो था उसी के कारण रावण मारा गया। मतलब घर का भेदी लंका ढाए, सिंपल सी बात है। तो जब इंटरनल वीकनेस आ गए उसके सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के बीच में, जिसके कारण वो कमजोर होते गए और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ता चला। तीसरा जो पॉइंट है, पीपल अवेयरनेस, वेरी गुड पॉइंट। पीपल अवेयरनेस मतलब लोग जागरूक होने लगे। किसके प्रति जागरूक होने लगे? अपने सरकार के प्रति? बिल्कुल नहीं। वो उनको जो 70 सालों से एक ही लाइन पढ़ाई जा रहे थे कि वी आर मच बेटर एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्री, मतलब नाटोस कंट्री। सो अब उनकी आंखों की पट्टी खुल गई। क्यों? क्योंकि जो उनको जो पट्टी पढ़ाई जाती थी कि हम उनसे अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम ना उनके सामान की तरफ क्वालिटेटिव थे, हमारे पास क्वांटिटी थी लेकिन क्वालिटी नहीं थी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, उनके पास सब कुछ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात कि लोग जागरूक होने लगे नाटो वाले कंट्री के बारे में, ताकि जैसे ही उनको सच्चाई पता चले, अब यूएसएसआर की जनता, सोवियत यूनियन की जनता अपने ही देश के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर आई। क्योंकि आज तक तो हम क्यों? क्योंकि आज तक उनसे झूठ बोला जा रहा था, आज तक उनको अंधेरे में रखा जा रहा था, बताया कुछ और जा रहा था, हकीकत कुछ और थी। चलिए अगला पॉइंट है, इकोनॉमी यूज्ड मच इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री डेवलपमेंट्स। और दूसरी बात कि यूएसएसआर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सुपर पावर थी, तो उनके पैसे कहां गए? तो ये है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया? न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करने में और मिलिट्री डेवलपमेंट्स में, आर्मी को विकास करने में, आर्मी डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मुकाबला करना चाहते थे किससे? अमेरिका से। और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए अमेरिका अगर 20 बनाता न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर मिसाइल्स, यूएसएसआर 40 बना देता। कहता ले तू 20 मैं 40, तू 100 मैं 200। और एनसीईआरटी किताब में मेंशन किया गया है, एक समय ऐसा था कि लगभग 6400 या कुछ ऐसे अप्रोक्स दिया हुआ है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स थे किसके पास? न्यूक्लियर बम थे, परमाणु बम थे यूएसएसआर के पास। और सारा पैसा परमाणु शक्ति को पूरा करने में और आर्मी को विकसित करने में, मिलिट्री डेवलपमेंट में खर्च कर दिया, ताकि जिसके कारण वो पैसा दूसरे क्षेत्र में खर्च होने से रह गया। सारा पैसा एक ही क्षेत्र में खर्च हो गया, तो एक क्षेत्र तो मजबूत होता चला गया और दूसरा क्षेत्र कमजोर होता चला गया। एक प्रमुख कारण ये भी था। और इसका जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ब्यूरोक्रेट्स गेट मोर प्रिविलेजेस। वाह क्या बात है! क्योंकि वहां की नौकरशाही व्यवस्था थे। जैसे हमारे यहाँ होता है भारत में आईएएस, आईपीएस, एससीपी, डीसीपी जिसे कहते हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जो अपने आप को फोन करवा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स थे वो तो थे, उनको पास क्या है? मोर प्रिविलेजेस। मोर प्रिविलेजेस तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ कि उनको ज्यादा सुख सुविधाएं मिलने लगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। साधारण नागरिकों के मुकाबले उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं लेने लगे। जनता की कोई सुध बुध नहीं ले रहा है और खुद एसी में घूम रहे हैं। हमारे देश में भी होता है, जब चुनाव आते हैं तो कोई भी नेताजी ऐसे नहीं होते कि झुग्गी झोपड़ी नदी नाले पार करके बेचारे पहुंच जाते हैं जहां अपनी माई बाप हो। जब चुनाव जीत जाते हैं तो 5 साल तक जो नंबर देके जाते हैं वो क्या कहते हैं? इस रूट की सेवाएं अस्थायी रूप से बंद है। मतलब अगर गलती से चले गए तो घंटों घंटा इंतजार करना पड़ता, जैसे हम उनसे कर्ज लेने गए हो और हम उनके गुलाम हो। तो ऐसा ही हर देश में होता है दोस्तों। तो ये था कि ब्यूरोक्रेट नौकरशाही व्यवस्था जो था वो ऊपर बढ़ते गए और आम आदमी पिसता गया। अब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब उसके परिणाम क्या निकले? डिसइंटीग्रेशन परिणाम क्या निकले? किसके परिणाम? पतन के परिणाम। कोई भी काम करते हो तो परिणाम होता है ना। जैसे आप लोग पढ़ते हो, अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तारे नजर आते हैं। आप लोगों में से कहीं होंगे, गारंटी है। मुझे 12 साल का तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। कुछ बच्चे होंगे, शायद आप लोग में से कोई वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो तो फंसेंगे भी, लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्तों, कभी अकेले में सोचना। पहला पॉइंट ये है द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। मतलब
कि शीत युद्ध का तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध जो 1945 में चला था, जापान के दो शहर नागासाकी हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 1991 तक दोनों सुपर पावर के बीच में शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर चल रहा था। मतलब दोनों डायरेक्टली तो नहीं कभी मिले, आपस में मिले, लेकिन छोटे मोटे देश, पिछलग्गू देश इसको आपस में भिड़ते रहे। लेकिन जब 1991 में एक सुपर पावर डिसइंटीग्रेट खत्म हो जाते हैं तो एक ही सुपर पावर बचता है, वो है अमेरिका, यूएस, और शीत युद्ध खत्म हो जाता है। अगला है द यूएस बिकम सुपर पावर डोमिनेट इन द होल वर्ल्ड। मतलब दो सुपर पावर में से एक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक ही सुपर पावर महाशक्ति बचेगी, और वो महाशक्ति बची थी अमेरिका। और उसके बाद जिसके कारण पूरे विश्व में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, तीसरा परिणाम ये निकला कि एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक और कंट्रीज हैविंग ओन एस्पिरेशंस। मतलब यूएसएसआर का जो था ग्रुप वो धीरे धीरे कमजोर होता गया, और जो खासकर वो देश, वो कंट्री जो इंडिपेंडेंट, अपने आप को आजाद होने की इच्छा रखते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट, और उनकी अपनी इच्छाएं थी कि हमें सोवियत ग्रुप में नहीं रहना है, सोवियत ब्लॉक में नहीं रहना है, तो वो भी अलग धीरे धीरे होते चले गए। उसके बाद है लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? उदारवादी लोकतंत्र। और उदारवादी लोकतंत्र जो कि अमेरिका में खासकर अपनाया गया है, नाटो कंट्रीज के द्वारा, यूएस कंट्री के द्वारा, यूएस के द्वारा। तो लिबरल डेमोक्रेसी को यह माना गया कि पूरे विश्व में कि अगर हमें पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए तो हमें लिबरल डेमोक्रेसी वाली व्यवस्था, सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब पहले क्या था? बाइपोलरिटी। चैप्टर का नाम ही बाइपोलरिटी, मतलब यहाँ पर दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। दो पहले चैप्टर में क्या, कौन से दो सुपर पावर निकल गए? यूएस एंड यूएसएसआर। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वन सुपर पावर है डिसइंटीग्रेटेड, दैट इज यूएसएसआर, और राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब यहाँ पर एक इसमें क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड तो अमेरिका तो था ही, और उसके बाद क्या हुआ, कई सारी शक्तियां मिलके, कई सारे देश मिलके उनको सर उठाने का मौका मिल गया और अलग अलग शक्तियां बनकर उभरेंगी। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, विघटन क्यों हुआ, और इसके परिणाम क्या निकले। इस चैप्टर में हमने, इस वीडियो में हमने यही पढ़ा है अभी तक, शुरू से लेकर अंत तक। और इसमें जो है क्या करेंगे कि ये मैंने आपको 5 पॉइंट्स ऊपर में दिए हैं, और 5 परिणाम क्या निकले इसके भी 5 पॉइंट्स है। तो आपको मैं एक बार जानकारी दे दूं, क्लियर कर दूं, ये आंसर नहीं है, ये आपके पॉइंट्स हैं। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन मैंने बताया है कैसे करते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते तो आप प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपको तो व्हाट्सएप नंबर रहेगा वीडियो के नीचे, लिंक में दिया रहेगा, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं तो आप ले सकते हैं। सो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खासकर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका तो फायदा हो ही और दूसरे का भी फायदा होना चाहिए, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, बाकी की जो शॉक थेरेपी है जो उसके बारे में हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।